बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर बायोलॉजी होम्योस्टेसिस का। उसमें टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट या रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होम्योस्टेसिस की टाइप में इसकी थर्ड टाइप है। 3 टाइप थी, एक थी थर्मोरेगुलेशन, एक है ऑस्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। तो तीनों मिलके क्या करती थी, होम्योस्टेसिस को मेंटेन, होम्योस्टेसिस का इन्वायरमेंट बनाती थी। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन थी अंदर के एनवायरनमेंट को एक नॉर्मल लिमिट, नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल सेट पॉइंट पर मेंटेन करके रखना। उसमें इसकी एक टाइप एक्सक्रीशन भी है कि एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेट पॉइंट कैसे रखती है कि कोई भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बॉडी के अंदर अगर जमा हो रहा होगा उसको क्या करेगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट जमा नहीं होंगे, अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो जैसा है नॉर्मल वैसा का वैसे ही रहेगा। इस वजह से ये होम्योस्टेसिस की टाइप में आता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अभी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? देखो भाई, मेटाबॉलिक क्या होता है भाई? टूटने और बनने का प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं हम, जिसमें चीज़ें टूटती भी हैं और बनती भी हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप होती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी कि एनाबॉलिज्म किसी चीज़ के बनाने का प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म में चीज़ें क्या होती हैं, टूटती हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल किस में टूटेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। अब हम ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी क्या होता है, बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है। बाकी अगर एक्सेस ग्लूकोज हो गया तो बॉडी क्या कर रही थी, स्टोर कर रही थी लिवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, इंसानों की बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, ये कहाँ स्टोर होता है, जाकर लिवर के अंदर स्टोर होता है, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। अच्छा, इसको स्टोर कौन करता है, पेनक्रियास से एक हार्मोन आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, लिवर के अंदर। बाकी एक्सेस ग्लूकोज जो है वो मसल के अंदर भी स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, जो भी मैमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं या जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो गोश्त वगैरह खाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं स्टोर नहीं होता। जब प्रोटीन खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, यानी क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ, कैटाबॉलिज्म। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगे, अमाइनो एसिड। तो जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, उनका इस्तेमाल कर लेती है जहाँ जहाँ चाहिए होते हैं। बाकी जो भी एक्सक्रीट या अमाइनो एसिड वगैरह बनते हैं वो अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में आ जाते हैं, उसके बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक ये। दूसरा है कि न्यूक्लिक एसिड टूटता है और उससे क्या बनती है, नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की बात की गई है, जो कि प्यूराइंस में एडेनिन और गुआनिन आती हैं। ठीक है, प्यूराइन में कौन सी आती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पाइरिमिडीन में आती हैं, पाइरिमिडीन में आती हैं थायमीन और साइटोसिन। अच्छा, प्यूराइन की बेसिस से ऑब्वियसली इसकी बात की गई है कि जो प्यूराइन की बेसिस टूटती हैं उससे कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस बनेगी, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस बॉडी के अंदर जो स्टोर यूटिलाइज होनी है वो हो जाती है, बाकी सारी अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन तो हमें समझ में आ गया कि हमने खाया और इस तरह से ये एक्सक्रीट भी हो रहा है। अभी न्यूक्लिक एसिड कैसे जो है हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, तो देखो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमने पढ़ा था डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। तो डीएनए की ब्रेकडाउन से क्या होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बन रहा है, या आरएनए की ब्रेकडाउन से जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम कॉमन बात करते हैं वो किसकी करते हैं, डीएनए की करते हैं, प्यूराइन की बेसिस की, कि वो टूटता है तो उससे क्या बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, और उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। देखो सबके अंदर इन्होंने कहा ये जो अमाइनो ग्रुप है ना यही रिमूव होता है हमारी बॉडी से। यहाँ पर देखो अमाइनो ग्रुप आ रहे हैं, एन भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, एच आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है, एच आ रहा है। तो सबके अंदर ये अमाइनो ग्रुप कॉमन होते हैं। यहाँ पर एक है कि भाई कार्बन भी ऐड हो गया, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो गया, तो ये अलग अलग है, लेकिन सबके अंदर अमाइनो ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो जब भी डीएनए टूटता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, वो यूरिक एसिड क्या होता है, रिप्टाइल्स की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर पढ़ने हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लिविंग हैबिटेट के, यानी कि जो जानदार जहाँ जहाँ रहते हैं उनके रहने की जगह के हिसाब से हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ना है।
तो 3 तरह का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, एक है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिज्म, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, यूरिया का है CONH2 और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, और यूरिक एसिड का है C5O3N4H4। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। अब अमोनिया को पढ़ते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस की यहाँ बात की गई है। अमोनिया जो है वो कैसा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, हाईली टॉक्सिक गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बन जाए तो उसको फ़ौरन से एक्सक्रीट करना हो तो उसको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। और इसको अपनी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए, अमोनिया को अपनी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अभी बहुत ज़्यादा वाटर इस अमोनिया को वही दे सकता है जिसके पास पानी ज़्यादा हो। तो वो कौन सी फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस। हमने पढ़ा था जो फिशेस होती हैं कौन सी, फ्रेश वाटर फिशेस। इनके जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो होता है हाइपर, और बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाइपो। तो वाटर कॉन्स्टेंटली बाहर से अंदर जा रहे हैं तो अंदर क्या होता है, इनके अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये अमोनिया को लेस टॉक्सिक कर सकती हैं। अभी फ्रेश वाटर फिशेस क्या करती हैं, इस अमोनिया को पानी के अंदर डिजोल्व करती हैं और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना देती हैं जो कहलाते हैं अमोनियम आइन। और ये फ़ौरन से बॉडी के अंदर इसको डिफ्यूज़ आउट करना होता है, इसको बॉडी के अंदर स्टोर भी करके नहीं रख सकते क्योंकि ये टॉक्सिक है। और दूसरा ये लिखा है कि यूरिन के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो यूरिन के ज़रिए टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसको लेस टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट करके, वो हम पढ़ेंगे। अमोनिया का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 100,000 टाइम्स मोर टॉक्सिक है यूरिया से, और इसके रिमूवल के लिए एनर्जी की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए हो जाता है। डिफ्यूजन का हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमोनिया का आयन जहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, अमोनिया जहाँ पर ज़्यादा अमोनिया गैस वहाँ से किस तरफ जा रही है, जहाँ पर अमोनिया क्या है, कम है। तो ज़्यादा से चीज़ें कहाँ की तरफ जा रही हैं, कम की तरफ। बॉडी के अंदर से कहाँ जा रही हैं, बॉडी के बाहर की तरफ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑब्वियसली कहाँ होती है, गैसेस के अंदर होती है, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये एक पैसिव प्रोसेस था जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती थी, यानी कि ATP इस्तेमाल नहीं होता था। अब नेक्स्ट है यूरिया। यूरियोटैलिक कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसके एग्जांपल में मैमल्स और ह्यूमंस वगैरह आ जाते हैं। और ये यूरिया जो है ना, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है। तो इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया बनाती है, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, क्या, और इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती। दूसरा, एक्सक्रीट करेगी तो इसको एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब हमारी बॉडी के अंदर इतना सारा पानी तो होता नहीं है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते। तो ये अमोनिया डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, लिवर के पास। वहाँ पर एक कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, यूरिया के अंदर। तो हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल। अब यूरिया क्या है, ये लेस टॉक्सिक है, इसको बॉडी के अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर कहाँ किया जाता है, किडनी के अंदर, मेडुला के रीजन के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेते हैं, ताकि मेडुला को कैसा बना के रखें, हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से क्या करता है, वहाँ से जितना भी पानी गुजरता है उस पानी को एब्जॉर्ब करके रीएब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर भेजता रहता है। ये सारा मैकेनिज्म हम किडनी का कहाँ पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के फंक्शन में पढ़ेंगे, तो वहाँ ज़्यादा समझ आ जाएगा। एक, यूरिया को अब डिज़ोल्व होने के लिए कम वाटर की ज़रूरत है। दूसरा, हम बॉडी के अंदर भी यूरिया को स्टोर करके रख सकते हैं, टॉक्सिक नहीं है। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक था, तो इस वजह से मैमल्स के अंदर क्या होता है, अमोनिया किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। और यूरिया कहाँ से एक्सक्रीट होता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये 100,000 टाइम लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। नेक्स्ट है लास्ट वाला, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटैलिक। टेरेस्ट्रियल में आते हैं, इसके एग्जांपल में रिप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं।
और ये जो है बहुत ज़्यादा लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि अगर हम इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसको डिज़ोल्व होने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं तो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अगर देखो ना, थिक पेस्ट की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, पैलेट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि एक सॉलिड पार्टिकल होता है, उसके अंदर ज़्यादा लिक्विड नहीं होता। इंसानों का अगर यूरिन देखो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट पाया जाता है, जबकि यूरिक एसिड के अंदर लिक्विड कंपोनेंट कम होता है और सॉलिड वाला पार्टिकल जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, और इन्होंने बताया कि जो यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। अब यहाँ पर यूरिया बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पर भी जो है यूरिक एसिड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब यूरिक एसिड कैसे बनता है, मैंने कहा था कि डीएनए की जो बेसिस होती है ना, प्यूराइंस, वो जब टूटती हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस बनती है। नाइट्रोजनस बेसिस बॉडी के अंदर जहाँ से जानी है वहाँ इस्तेमाल हो जाती है, बाकी क्या होता है वो सारा यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देखिए भाई, प्यूराइंस की बेसिस है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। प्यूराइंस टूटता है, न्यूक्लिक एसिड टूटता है, उसमें जो है एडेनिन और गुआनिन आते हैं और वो क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जाना है इस्तेमाल हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म हुआ ना, देखो प्यूराइन टूटा, एडेनिन न्यूक्लिक एसिड टूटा, न्यूक्लिक एसिड का क्या टूटा, प्यूराइंस टूटा। प्यूराइंस जब टूटा तो एडेनिन और गुआनिन की बेसिस बन गए, तो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कौन सा वाला हुआ, कैटाबॉलिज्म। अब बाकी का जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है वो सारा क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 100,000 टाइम लेस टॉक्सिक दैन अमोनिया। ये सारे जो मैंने रेड से लिखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ये एमकेट के एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है मैंने, गाउट और गाउटी आर्थराइटिस, ये क्या होता है। अच्छा, ये जो है गाउट की कंडीशन ये होती है कि जब इंसानों के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, कि जब इंसानों के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इंसानों के अंदर यूरिक एसिड क्यों बढ़ा, कि इंसानों के अंदर क्या है, डीएनए बहुत ज़्यादा टूट रहा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ा के रखती हैं, ठीक है। यूरिक एसिड बन तो रहा है बट यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो रहा, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा। इस वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ओवरऑल यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एक नॉर्मल सेट पॉइंट से। तो जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, मैं इंसानों की बात करूँ तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो पैर का अंगूठा है वो थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। अब ये सवाल है कि इंसानों की जो बॉडी है, मैमल्स की जो बॉडी है, वो बनाती क्या है, बनाती तीनों ही है। अमोनिया भी बनाती है, यूरिया भी बनाती है, यूरिक एसिड भी बनाती है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर, लेस टॉक्सिक कंपोनेंट के अंदर एनर्जी लगाकर, क्योंकि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, इस वजह से उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, जिसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर टूटता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के टूटने की वजह से यूरिक एसिड बनता है बहुत कम तादाद में। हमारी बॉडी के अंदर स्टोर क्या क्या रहता है, यूरिया और यूरिक एसिड, ये दोनों स्टोर रहते हैं कि मेडुला के रीजन को क्या करने के लिए, हाइपरटोनिक करने के लिए, ताकि वाटर को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया कभी स्टोर नहीं कर सकते हम। अमोनिया फिशेस के अंदर बनता है, फिशेस के अंदर भी इसको स्टोर नहीं किया जाता, इसको फ़ौरन से वहाँ से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए। यूरिया हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी होता है, एक्सक्रीट भी होता है। यूरिक एसिड रिप्टाइल बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, विच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एटीपी टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनको अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, इन तीनों में से कोई एक है, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हैं भाई ऑर्गेनिज्म रिप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो इस वजह से इस वेस्ट प्रोडक्ट को ना बहुत एक्सपेंसिव वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, तो वो है अमोनिया, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक था, ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।